पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती हैं और इनको सॉल्वेंट या कॉन्जुगेशन कैसे अफेक्ट करता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे बताओ? फाइन स्ट्रक्चर इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फिर आपने क्या पढ़ना है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर हम क्या पढ़ेंगे? पोजिशन एंड इंटेंसिटी ऑफ ए बैंड इन यू विजिबल स्पेक्ट्रा। और फिर क्या है? सॉल्वेंट इफेक्ट। और लास्ट में क्या है? इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बैंड। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई? बताओ अरे पहले तो हम क्या पढ़ना भाई? फाइन स्ट्रक्चर इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। भाई पहले पढ़ते हैं फाइन स्ट्रक्चर। देखो भाई आपने एक बात देखी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एक्सट्रीमली बेनिफिशियल था, एक्सट्रीमली यूजफुल था, इजंट इट? क्योंकि आप उस स्पेक्ट्रा से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर आप भाई वहां से पी और आर लाइन को रिजोल्व कर पाते हो तो वहां से आप रोटेशनल कांस्टेंट भी मालूम कर सकते हो भाई। और अगर आप रोटेशनल कांस्टेंट मालूम कर सकते हो, बोलो भाई, तो आप वहां से क्या मालूम कर सकते हो? बोलो भाई, जो बॉन्ड लेंथ और दूसरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज। तो आपको मालूम भाई कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का एक्सट्रीमली क्या है? यूजफुल। सिमिलरली अगर आप उसका जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है, सॉरी जो वाइब्रेशनल क्या कोर स्ट्रक्चर डायटोमिक मॉलिक्यूल की, उसको आप रिजोल्व कर पाते हो अच्छे से भाई, वो यूजुअली रिजोल्व होती है, तो रिजोल्व होती है, वहां से आप क्या मालूम कर सकते हो? डिसोसिएशन एनर्जी प्लस में भाई एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट और दूसरी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन, इजंट इट? लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के साथ दिक्कत क्या होती है कि भाई आप गैस फेज में, तो फिर बताओ क्या होता है भाई? यहां पर क्या होता है बताओ भाई? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में गैस फेज में तो फिर भी क्या होता है बताओ भाई? थोड़ा बहुत फाइन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगी। नहीं तो अगर मान लिया भाई लिक्विड फेज में या सॉलिड फेज में आप चीज़ों को टैकल करोगे ना, तो यहाँ पर आप एक बात देखोगे कि भाई वो इवन जो वाइब्रेशनल कोर स्ट्रक्चर होती है, रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर तो आप भूल ही जाओ, वाइब्रेशनल कोर स्ट्रक्चर भी क्या होती है बताओ? रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर तो भी आप भूल ही जाएं, आप इवन वाइब्रेशनल कोर स्ट्रक्चर को भी आप रिजोल्व नहीं कर पाते कई बारी, तो वो सारा सब क्या हो जाएगा आपस में पहुँच हो जाएगा। बात आपको पहले पड़ रही है? यानी वाइब्रेशनल पिक्स क्या होंगे? आपस में मर्ज हो जाएंगी और उनके आपको सिंगल बैंड्स नजर आते हैं। ठीक है बात? इसीलिए क्या बोलते हैं भाई? इसीलिए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का यू विजिबल स्पेक्ट्रा, ठीक है, उस तरीके से आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते जिस तरीके से आप भाई बताओ डायटोमिक मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा को आप यूटिलाइज कर सकते हो। समझ गए बात? आपने पढ़ा भी होगा ना, जब आप क्या पढ़ते हो? अरे भाई जब क्या पढ़ते हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई वहां पर आप देखा होगा ना जो बैंड्स आते हैं, उन बैंड्स को आप इतना बेटर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। किस केस में? एक सेकंड भाई बताओ। उन बैंड्स को भाई हम इतना बेटर तरीके से रैशनलाइज नहीं कर पाते जितना बेटर तरीके से आप डायटोमिक मॉलिक्यूल के बैंड्स को एक्सप्लेन कर पाते हो, इजंट इट? बोलो भाई। ठीक है, अच्छा ये बात हो भाई, इसकी बताओ वजह क्या होती है कि जो रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल भाई ये पूरी तरह खत्म क्यों जाती है बताओ? और ये मैं आपको बताऊं, जो गैसियस फेज होता है ना, क्या जो क्या गैसियस फेज है, जो आप हम कह रहे हैं कि रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर तो आप भूल ही जाएं, वो भी आप अगर मान लिया भाई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ना, अगर सिंपल मॉलिक्यूल्स है क्या हमारे पास कुछ
थोड़े एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स हैं, तभी आप वो भी गैस फेज में उनका आप रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर आप देख पाओगे, ठीक है, नहीं तो वो भी नज़र नहीं आएगा। अगर जितने ज़्यादा क्या होंगे एटम, आपको पता है जो रोटेशनल कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, अरे भाई रोटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, मास के क्या होता है इनवर्सली, क्या होता है बी इज इक्वल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर सी। तो अगर मास बढ़ेगा भाई, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, बी क्या होता है एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई होता होगा। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत बढ़ जाएगा तो बी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घट जाएगा। और भाई जो स्पेसिंग होती है रोटेशनल लाइंस में वो क्या होती है हमारे पास, बी तो होती है भाई तकरीबन क्या होती है 2b। तो अगर बी बहुत कम हो गया तो स्पेसिंग क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी और लाइन सबसे क्या हो जाती है, मर्ज, इजंट इट, ठीक है। और भाई जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपको कंडेंस फेज में वाइब्रेशनल पीक्स भी क्या बताओ, क्या भाई क्या कर जाती हैं, कई बार आपस में ओवरलैप कर जाती है, ठीक है बात। स्पेशली भाई जितना भाई क्या होगा बल्कि मॉलिक्यूल होगा ना, उतना ही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, थोड़ा आपको आइडिया होगा इनके भाई, थोड़ा आपको आइडिया होगी नहीं वहाँ कि आप इसको उस तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते जैसे आप भाई डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का रोटेशन स्पेक्ट्रम है, वहाँ पर तो आप भाई बिल्कुल एक एक बात को एनालाइज कर लिया करते, इजंट इट। ये वाइब्रेशन पीक्स हैं, यहाँ से भाई ये रोटेशनल क्या इसकी फाइन स्ट्रक्चर, इससे ये इन्फो, इससे ये इन्फो, ठीक है बात। रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर भाई आप भूल ही जाओ, ठीक है। गैसेज फेज में भी सिर्फ किन का ऑब्जर्व होता है बताओ, रोटेशनल लेवल्स यहाँ पर इतना प्रिसाइजली डिफाइंड नहीं होते, ठीक है बात। गैसेज फेज में तो आप क्या मानो भाई, वो भी क्या सिंपल मॉलिक्यूल्स, नहीं तो उनका भी रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और भाई कई बार तो वाइब्रेशनल कोर स्ट्रक्चर भी क्या होता है, ओवरलैप कर जाता है, हालांकि उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। और कई बार मैं आपको बताऊं उसको सॉल्वेंट्स अफेक्ट करते हैं, जो क्या बोलते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक पीक्स की जो क्या होती है फाइन स्ट्रक्चर, जो वाइब्रेशनल क्या होती है फाइन स्ट्रक्चर, उसको भाई कई बार सॉल्वेंट या दूसरे फैक्टर क्या करते हैं उसको अफेक्ट करते हैं, और उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालना क्या हो जाता है मुश्किल, ठीक है बात। लेकिन भाई वाइब्रेशनल जो कोर स्ट्रक्चर है वो आपको फिर भी भाई थोड़ा बहुत कई बार ऑब्जर्व करने को मिल जाएगी। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, अब क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम देखेंगे भाई कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे भाई इसमें प्राइमरी इंटरेस्ट के हैं, क्या भाई हमारा यहाँ पर प्राइमरी इंटरेस्ट तो भाई किसमें रहेगा यहाँ पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। अच्छा एक बात और भाई, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो होता है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का, वो हम यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊँ भाई जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, हम सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पर नहीं पढ़ते। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना मुश्किल होता है, तो उनको हमको स्पेशली कहाँ पढ़ना पड़ता है, जब हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या फिजिकल पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम का जो बोहर के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रा था या सोमरफेल्ड के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रा था, वो हमने कहाँ पढ़ा था, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, इजंट इट। सिमिलरली भाई जो हमारे पास क्या होते हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होती है, उसको आपने कहाँ पढ़ा था बताओ, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के अंदर, इजंट इट। और सिमिलरली भाई इनऑर्गेनिक में आप पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी कि मेटल कॉम्प्लेक्सेस का स्पेक्ट्रा ऑलरेडी पढ़ चुके हो भाई। मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का स्पेक्ट्रा भाई, उसका एक पूरा क्या था हमारे पास एक चैप्टर, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, याद है आपको भाई, हमने भाई नहीं पढ़ा क्या वहां पर, तो आपको पता भाई ये चीजें हम ऑलरेडी वहां पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्स का स्पेक्ट्रा भाई, अरे टर्नर सुगानो ऑर्गल डायग्राम भाई, उनको यहाँ पर पढ़ना थोड़ा अजीब नहीं लगेगा, तो वो हमने ऑलरेडी कहाँ पढ़ लिया है। तो यहाँ पर हमने सिंपली भाई कौन से स्पेक्ट्रा पढ़ने होते हैं, यानी अगर फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ते हुए हम कोई स्पेक्ट्रा पढ़ ही चुके हैं ना, तो वो हम यहाँ पर नहीं पढ़ते, तो यहाँ पर हमारा प्राइमरी फोकस क्या रहेगा। अदरवाइज ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी क्या आता है भाई, वो भी तो क्या है स्पेक्ट्रा ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अरे वो टर्नर सुगानो ऑर्गल डायग्राम्स वगैरह, ठीक है। खैर छोड़िए भाई, अब बताओ अब यहाँ हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो आप देखो भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यहाँ पर कौन कौन सी ट्रांजिशन होंगी, ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भाई यहाँ पर आपको प्राइमरीली कौन कौन सी ट्रांजिशन देखने को मिलेंगी। तो देखो भाई एक तो यहाँ पर जो सिलेक्शन रूल्स है ना, इनको आप वैसे एनालाइज नहीं कर सकते जैसे आप वहाँ पढ़ते थे भाई, अरे वो आप टर्म सिंबल बना के भाई, है ना, सिग्मा टू पाई, पाई टू डेल्टा, डेल्टा टू फाई, आप उतने वो टर्म सिंबल आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करोगे। यहाँ पर जो अलाउंस है, अलाउंस के बारे में चलो भाई बात बाद में करेंगे, पहले देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से लेवल्स पॉसिबल है। आप बताओ अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई बॉन्ड है ही नहीं,
तो वहाँ पर किस किस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं भाई? आप यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखो, यहाँ पर आप ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट नहीं, आप यहाँ पर क्या देखो? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। डायटोमिक मॉलिक्यूल में तो आप क्या दिखा करते? ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, जो कि भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग से बनती थी। अब आपने क्या करना? सिंपली आपने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी किसकी टर्म्स में चेक करनी है बताओ? ऑर्बिटल्स के बीच में ट्रांजिशन के रिस्पेक्ट में। तो आप बताओ, अगर भाई अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल इथेन, क्या हमारे पास भाई अगर CH3 तो आपको पता है इसमें सिर्फ क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड। तो भाई यहाँ पर सिर्फ या तो सिग्मा ऑर्बिटल या क्या है? सिग्मा स्टार। भाई यहाँ पर सिर्फ किस तरह के ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलेंगे? सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में सिर्फ कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल होती हैं? सिग्मा टू सिग्मा स्टार। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, ये जो ट्रांजिशंस हैं ये इतनी काम की होती नहीं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रो के लिए, क्योंकि ये जनरली कहाँ पड़ती हैं? सिग्मा और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स के बीच में काफ़ी एनर्जी गैप होता है, और इसीलिए ये एनर्जी डिफरेंसेस कहाँ पड़ जाते हैं बताओ भाई? फार यूवी में। कहाँ पर? यूवी नहीं, फार यूवी, मतलब बहुत ही कम नैनोमीटर भाई, समझ के बात। तो इसीलिए भाई हमारे ये इंटरेस्ट के नहीं होते सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ओके। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई बॉन्ड भी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास भाई इथाइलिन, हमारे पास क्या भाई CH2 है, या तो हमारे पास क्या CH2 या कोई और कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है? सिंपली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो भाई ऐसे केसेस में क्या सिग्मा बॉन्ड तो बनेंगे, साथ में क्या पाई बॉन्ड है? तो भाई यहाँ पर और क्या बनेगा बताओ? पाई बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग। तो ऐसे केसेस में बताओ आपको क्या देखने को मिलेगा? ये तो क्या मान लिया? सिग्मा बॉन्डिंग। ये बताओ क्या मान लिया? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। और ये बताओ क्या है? पाई बॉन्डिंग। ये बताओ क्या? पाई एंटी बॉन्डिंग। नहीं बताओ आपको पहले पड़ी भाई? तो यहाँ पर कई तरह की ट्रांजिशन यहाँ पॉसिबल होगी। एक तो बताओ यहाँ पर कौन से? पाई टू पाई स्टार। और मैं आपको बताऊँ भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन होती है पाई टू पाई स्टार, क्योंकि अलाउड होती है। क्या भाई? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में अलाउंस के ऊपर ऐसे कमेंट कर देते हैं, ये देखिए भाई कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल से किस ऑर्बिटल में गया है। तो बताओ पाई टू पाई स्टार बताओ क्या होती है? अलाउड होएगी। और एन टू पाई स्टार क्या होगी? फॉरबिडन। आपको आगे पढ़ाएंगे। पाई टू पाई स्टार भी क्या अलाउड, और सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी क्या है? अलाउड है भाई। नहीं समझे बात? लेकिन भाई तो यहाँ पर क्या हो गया? सिग्मा टू सिग्मा स्टार कौन सी? पाई टू पाई स्टार। अब भाई सिग्मा टू सिग्मा स्टार तो कहाँ होती है भाई? सिग्मा टू सिग्मा स्टार तो कहाँ होगी? फार यूवी में। तो भाई पाई टू पाई स्टार क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहाँ पड़ती तकरीबन? या तो नॉर्मल अल्ट्रावायलेट में, या फिर विजिबल रीजन में। और आपको पता भाई विजिबल रीजन में कोई ऑब्जर्व कर जाए ना तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि भाई उससे हम कलर इम्पर्ट करवा सकते हैं। पता होगा ना आपको भाई? जो डाई वगैरह होती हैं उनमें क्या होते हैं भाई? वो कहाँ ऑब्जर्व करती हैं? विजिबल रीजन में। इसीलिए क्या होते हैं? वो कलर प्रोवाइड करती हैं, ओके। और बताओ भाई, अब अगर मान लिया हमारे कंपाउंड में क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी। फॉर एग्जांपल भाई अगर हमारे मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा मान लिया हमारे कंपाउंड के अंदर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी है, कोई कीटोन टाइप मॉलिक्यूल, क्या भाई? कोई कीटोन हो हमारे पास, कोई क्या भाई? कीटोन हो, कोई कोई डाई कीटोन हो, इजंट इट? कोई इनोन हो, डाइनोन हो, तो वहां तो क्या हमारे पास? वहां पर भाई हमारे पास क्या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं क्या? इजंट इट? तो आपको पता नॉन बॉन्डिंग भाग तो लेते नहीं। तो पाई बॉन्ड भी है, सिग्मा बॉन्ड भी है, और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी है। तो बताओ क्या है हमारे पास? सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, पाई एंट, और ये क्या होगा? नॉन बॉन्डिंग। नहीं बता आपको पहले पढ़िए कौन सा हमारे पास? सिग्मा ये कौन सा? पाई ये कौन सा है? नॉन बॉन्डिंग ये क्या है? पाई स्टार ये कौन सा है? सिग्मा स्टार। तो ये बताओ यहाँ पर कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल होती है इन केसेस में? भाई इन केसेस में एन टू पाई स्टार पॉसिबल है, और पाई टू पाई स्टार पॉसिबल है। नहीं समझे बात भाई? और मैं आपको तो यहाँ पर एन टू सिग्मा स्टार पॉसिबल है, और ये तो है ही भाई। बाकी तो बताओ कौन कौन सी होगी यहाँ पर? सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू, बोलो भाई, सॉरी पाई टू पाई स्टार। अरे प्राइमरी जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, एन टू पाई स्टार एंड एन टू सिग्मा स्टार। इन मैं आपको बताओ भाई एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार क्या होती है? फॉरबिडन। और पाई टू पाई स्टार क्या होती है? अलाउड भाई। लेकिन एन टू पाई स्टार हालांकि फॉरबिडन है, हालांकि एन टू पाई स्टार क्या भाई? फॉरबिडन है,
लेकिन कुछ क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स के जरिए इसमें हल्की फुल्की अलाउंस आ जाती है। इसीलिए भाई ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन होती है। तो आपको बताऊं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली दो ही ट्रांजिशन क्या होती हैं इंटरेस्ट की, कौन कौन सी? एक तो पाई से पाई स्टार, भाई एन से पाई स्टार, ये दो। इसमें से भाई पाई से पाई स्टार क्या होती है? अलाउड होती है, और एन से पाई स्टार क्या होती है? फॉरबिडन होती है। ठीक है बात। और भाई और आप ये बताओ कि और आपको ये पता ना भाई, ये किस तरह के मॉलिक्यूल्स में ये ट्रांजिशन पॉसिबल है? भाई तो आपको मालूम है कि ये ट्रांजिशन किस तरह मॉलिक्यूल भाई। अब आप बताओ, अब बेंजीन में एन टू पाई स्टार तो पॉसिबल होगी नहीं, क्योंकि वहां पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, इजंट इट? तो ये बताओ क्या हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस आ गए नहीं आपको ये? ओके अच्छा भाई, एक बात और मैं आपको बताऊं भाई, ये जनरली हम पता कैसे करते हैं कि एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार कौन सी है? आमतौर पे आपको पता है ना एब्जॉर्बेंस क्या होती है, हमने आपको पढ़ाया था भाई बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ। क्या होता है एब्जॉर्बेंस? क्या होती है? एप्सिलॉन सीएल होती है ना। व्हाट इज एब्जॉर्बेंस? एप्सिलॉन सीएल। तो आपको पता है भाई कि एब्जॉर्बेंस अगर कंसंट्रेशन क्या हो यूनिटी, पाथ लेंथ भी क्या हो यूनिटी, तो एब्जॉर्बेंस किसके बराबर होती है? मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट के भाई। तो अगर यूनिट कंसंट्रेशन और यूनिट पाथ लेंथ के साथ भी अगर कोई बहुत ज़्यादा क्या दे एब्जॉर्बेंस, तो होना हो उसके लिए ज़्यादा क्या है? मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। भाई ये बताता है नेचर को, मैंने आपको पढ़ाया था ना भाई। अगर कोई यूनिट कंसंट्रेशन और यूनिट पाथ लेंथ के साथ भी ज़बरदस्त एब्जॉर्प्शन शो करे, फॉर एग्जांपल, हालांकि भाई बात हो जाएगी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, मैंने आपको पढ़ाया था ना, अगर आप KMnO4 क्या भाई, अगर आप KMnO4 पानी में डालते हो तो जो हमारे पास जो परमैग्नेटाइन होती है भाई, क्या वो पानी को भाई पिंक कलर नहीं करती, उसको मैजेंटा कलर उसको नहीं प्रोवाइड करती क्या? क्योंकि यहाँ पर क्या होती है चार्ज ट्रांसफर बैंड, और वो क्या होते हैं अलाउड, पता होगा ना आपको भाई। तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन से क्या हो जाएगा जबरदस्त क्या आएगा कलर। तो हम समझ गए भाई इसकी वजह क्या है, थोड़ी कंसंट्रेशन थोड़ी पाथ लेंथ, तो भी कलर बहुत अच्छा क्यों आया? क्योंकि एब्सिलॉन के इसका बहुत ज़्यादा। तो एब्सिलॉन आपको पता भाई ट्रांजिशन की अलाउंस या फोरबिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अलाउड ट्रांजिशन के लिए एब्सिलॉन क्या होता है? ज़्यादा, और फोरबिडन ट्रांजिशन के लिए एब्सिलॉन क्या होता है? कम होता है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर, तो ये नहीं है जो ये क्या बोलते हैं पाई टू पाई स्टार है, इनका एब्सिलॉन आपको कई सौ देखने को मिलेगा भाई, सैकड़ों में हज़ारों में आपको इसका एब्सिलॉन देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो कौन सी हमारे पास एन टू पाई स्टार, इसका आपको 100 से तकरीबन क्या मिलेगा भाई? अरे 10-20 ऐसा आपको भाई कम और भी कम मिल सकता है। यानी एन टू पाई स्टार का एब्सिलॉन क्या होता है? कम होता है, क्योंकि क्या भाई फोरबिडन है। नहीं है आपको? तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा आपको आइडिया हो गया इसका ना। ठीक, और बताओ, अब बताओ हमारे पास क्या है नेक्स्ट? हमारे पास क्या बताओ भाई? पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ ए बैंड इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा। अब ये बात ध्यान रखियो, आप रोटेशनल स्ट्रक्चर इनकी भाई रिजोल्व नहीं कर पाते, और कई बार वाइब्रेशनल कोर स्ट्रक्चर भी क्या होती है अनरिजॉल्व। लेकिन इसका ये मतलब ना होता कि इसमें वाइब्रेशनल पीक्स ना होते, सॉरी वाइब्रेशनल लेवल्स ना होते। हर एक मॉलिक्यूल के पास क्या होते हैं? वाइब्रेशनल लेवल्स। हर एक मॉलिक्यूल के पास क्या होते हैं? रोटेशनल लेवल्स। पता होगा ना आपको इसे भाई? ओके, तो आप मुझे बताओ भाई, तो आप भाई हमको ये बताओ कि अगर इनके पास वाइब्रेशनल लेवल भी हैं गैसेस फेज में, और भाई रोटेशनल लेवल्स भी हैं, तो इसलिए भाई यहाँ पर बैंड क्या आएंगे? ब्रॉड आएंगे भाई। बैंड यहाँ पर कैसे आएंगे? ब्रॉड। यानी अगर मैं ये बोलूँ कि ये बताओ हमारे पास क्या है पाई, और ये बताओ हमारे पास क्या है पाई स्टार, तो ये ना सोचियो भाई, और मैं ये कहूँ कि ये गैप कितना है, मैं कहूँ ये गैप कितना मान लिया, बताओ ये गैप हमने बोल दिया भाई, बताओ 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या भाई 20,000 सेंटीमीटर इनके भाई 500 नैनोमीटर। क्या हमारे पास ये कितना, क्या हमारे पास ये 500 नैनोमीटर, इजंट इट? तो बताओ भाई, तो ये जो 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स है यानी कि 500, तो आप क्या मानोगे क्या कि, तो आप क्या कहोगे, तो क्या भाई 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे एक शार्प पीक आएगी? तो जब आप इसका भाई स्पेक्ट्रम लोगे ना, तो 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे कोई शार्प पीक ना आए क्या भाई? कोई शार्प पीक नहीं आएगी। बताओ क्या होएगा? मैं आपको पता है, क्योंकि इस लेवल के कोरस्पॉन्डिंग बहुत सारे क्या हैं वाइब्रेशनल लेवल।
इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे क्या हैं, वाइब्रेशनल स्टेट्स, और दोनों को फिर वही उन वाइब्रेशनल लेवल्स के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारी क्या है, रोटेशनल स्टेट्स, वो तो भाई रिजोल्व नहीं हो रही बस, इजंट इट। तो बैंड क्या काफ़ी ब्रॉड आएगा भाई। तो आपको 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, एक ब्रॉड बैंड जिसका लैम्डा मैक्स कहाँ होगा। अरे भाई इसका वेव नंबर कहाँ पर होएगा भाई, इसके इस पीक का मैक्सिमा क्या होगा इस वेव नंबर पे 20,000, यानी अगर मैंने क्या बोला कि ये गैप कितना 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स, तो 20,000 पे कोई शार्प पिक नहीं आएगी, क्या आएगा, एक ब्रॉड बैंड। हाँ, उस बैंड का मैक्सिमा कहाँ होगा 20,000 पे, इजंट इट। अच्छा एक बात और भैया, आपको पता है कि यूजुअली आप एक्स एक्सिस को वेव नंबर में भी और वेव लेंथ दोनों में ही डिफाइन कर सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई कि ज़्यादातर केसेस में इसको कैसे डिफाइन करते हैं, वेव लेंथ टर्म्स में। कैसे भाई, नहीं समझे बात। और ऑर्गेनिक वाले भाई एक्स एक्सिस को कैसे लेते हैं, वेव लेंथ में। और इनऑर्गेनिक वाले भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स में आपको एक्स एक्सिस कैसा मिलेगा, बोलो वेव नंबर में। याद करो भाई, जब आपने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ा था, तो वहां पर तो क्या था भाई, बताओ, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, बताओ क्या था भाई वहां पर। भाई वहां पर क्या एक्स एक्सिस का क्या था भाई, बताओ, क्या वेव नंबर में था क्या भाई, वहाँ पिक्स कहाँ पर थे, वेव नंबर में। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप भाई जो पीक्स देखते हो वो तो कहाँ आती हैं, कहाँ पर आती हैं, वेव लेंथ में। पता होगा ना आपको इससे भाई, नहीं पता आपको पहले पड़ी, क्योंकि तो दिक्कत नहीं भाई, आप इस एक्स एक्सिस को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, बताओ भाई, वेव लेंथ में। कैसे भाई, सिंपल सी बात है, आप इस अरे भाई आप, अरे भाई वेव नंबर से, वेव नंबर क्या होता है, न्यू क्या होता है, 1/λ होता होगा। तो सिंपली क्या करो इसका रेसिप्रोकल, तो क्या बन जाएगी वेव लेंथ, उसे किस में कन्वर्ट कर लो, अरे बोलो भाई नैनोमीटर में। तो 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स है, यही क्या होता है नैनोमीटर, यही क्या होता है भाई। तो 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स क्या होता है 500 नैनोमीटर। पहले आप 20,000 सेंटीमीटर का क्या बना लोगे, बताओ, नैनोमीटर इनवर्स, और फिर क्या बनाओ इनके नैनोमीटर। तो क्या 500, तो कोई ये बोले भाई कि ये पाई टू पाई सर कितनी पे है, 20,000 पे 20,000 सेंटीमीटर, और एक क्या बोले भाई कि 500 नैनोमीटर पे। दोनों बात क्या है भाई, एक ही है, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। तो याद रखियो, अगर यहाँ पर तो क्या लिखा है 100 नैनोमीटर से, बोलो यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है 100 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, तो आप इसको फ्रीक्वेंसी स्केल पे, सॉरी वेव नंबर स्केल पे कैसे कन्वर्ट करोगे भाई। 100 नैनोमीटर आप क्या बना दो, 100 नैनोमीटर आप क्या बना लो वेव नंबर, और 800 नैनोमीटर आप क्या बना लो भाई। अरे भाई 1/100 और 1/800 क्या हो जाएंगे तो वो, अरे नैनोमीटर इनवर्स आ जाएंगे वो। तो फिर क्या बना लो उनके सेंटीमीटर इनवर्स, नहीं है आपके पास। तो ये यही स्केल आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी बताओ, सेंटीमीटर इनवर्स। समझ गए बात। तो मैं आपको बताऊँ जनरली क्या करते हैं आपने, लेकिन भाई आपने यहाँ पर आपने कौन सी स्केल यूज करनी है, क्योंकि यहाँ पर हम भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रेफरेंस ज़्यादा लेंगे, तो हमने यहाँ पर कौन सी स्केल इस्तेमाल करनी है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये पीक कहाँ पर आई है 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे कि 500 नैनोमीटर पे, तो इसको बोलते हैं लैम्डा मैक्स। क्या भाई, लैम्डा मैक्स मतलब भाई वो वेवलेंथ जिसके ऊपर क्या है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। नहीं है क्या आपको, बोलो भाई। तो ये कौन सी वेवलेंथ है बताओ, जिसपे क्या मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ठीक है बात। तो भाई अब बताओ क्या होता है भाई, अब कई बार क्या होता है कोई सॉल्वेंट बदलने से या भाई कोई ग्रुप लगाने से इस, अरे भाई मान लिया हमारे कंपाउंड में कोई पर्टिकुलर क्या है ट्रांजिशन, हमारे कंपाउंड में कोई पर्टिकुलर क्या है ट्रांजिशन, मान लिया वो पाई टू पाई स्टार है और वो कहाँ एब्जॉर्ब कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो उस कंपाउंड में अगर आप कोई ग्रुप अटैच कर दो तो ये जो क्या होगा भाई, अरे जो ये क्या है बैंड, इसकी वैल्यू थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट मूव कर सकती है। क्या नहीं है आपको भाई, इसकी वैल्यू थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट मूव कर सकती है भाई। अब मान लीजिए यहाँ क्या पड़ता है वेव बना रहे भाई, लैम्डा क्या है बढ़ रही साइड, ये क्या इंक्रीजिंग लैम्डा। तो अगर कोई ग्राफ ऐसा है मान लिया किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में,
किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई पर्टिकुलर ट्रांजिशन, उसका बैंड यहाँ है, ठीक है बात। अब उस कंपाउंड में आपने कोई भाई सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो उसके बाद ये बैंड यहाँ पहुँच गया, तो हम क्या बोलेंगे इसमें भाई, तो इसका लैम्डा मैक्स बढ़ गया ना, तो क्या बोलते हैं इसको, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। नाम तो सुना ही होगा भाई, क्या बोलते हैं इसको, या इसको रेड शिफ्ट ही बोल देते हो, क्या, रेड शिफ्ट। यानी अगर भाई, अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाए किसी वजह से, सॉल्वेंट चेंज करने से, या भाई क्या बोलते हैं कोई ग्रुप अटैच करने से, तो हम क्या बोलेंगे, क्या ये है इसमें, बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। नहीं है आपको कोई, और एक वो तो क्या होता हमारे पास, और भाई अगर किसी वजह से इसकी वेव, अगर ये कहाँ पर आ जाए लेफ्ट में, अगर ये बैंड भाई, ये मानो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई बैंड यहाँ है, ठीक है बात, हमने कोई सॉल्वेंट चेंज किया या भाई कोई ग्रुप क्या किया, अटैच किया, और ये बैंड कहाँ जाए, बोलो भाई यहाँ, तो हम क्या बोलेंगे, पहले यहाँ था यहाँ पर आ गया, क्या बोलते हैं इसको, ब्लू शिफ्ट या क्या बोलते हैं इसको, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इजंट इट, बोलो भाई। तो सिंपल सी बात है, अगर भाई इस एग्जांपल एक और होता, मैं खैर एग्जांपल दूंगा नहीं, ठीक है बात, अरे बोलो भाई, ठीक है, बोलो भाई, तो आप ही बताओ, तो ये जो पूरा क्या, अरे भाई आपको बताओ ना, कोई मान लो कोई मिट्टी का ऐसे भाई कोई क्या बोलते हैं ढेर हो, तो उसको सारे को आप थोड़ा राइट में सरका दो या थोड़ा लेफ्ट में, नहीं तो आपको बताओ भाई, अरे गांव देहात में जो भाई एक कुर्डी होती है, समझे बात, उसको ऐसे नहीं शिफ्ट कर दे भाई ट्रैक्टर से, ठीक है, तो कुछ वैसा लग रहा है भाई, ओके। और उसमें गोबर होता है भाई, और उससे खाद बनता, पता होगा ना कोई चीज़ का भाई, ठीक है, गोबर को इकट्ठा करते रहते हैं, उसका एक पर्टिकुलर एक ढेर बन जाता है फिर भाई, ठीक है, ओके। तो आप ही बताओ भाई, तो अगर मान लिया, तो भाई इस बैंड का, अगर ये बैंड कहाँ शिफ्ट हो जाए, बोलो भाई, हायर वेवलेंथ पे, तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। अगर इसकी वेवलेंथ घट जाए तो हम क्या बोलेंगे, हिप्सोक्रोमिक या ब्लू शिफ्ट, समझ गए बात। और मैं आपको बताऊं भाई, और कई बार क्या होता है, अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, तो ये मान लो भाई कोई बैंड यहाँ है, कोई बैंड यहाँ है, और ये इंटेंस हो जाए, तो भाई इंटेंस होगा ना ये एब्जॉर्प्शन बैंड, हालांकि इसका लैम्डा मैक्स कहाँ है, यहीं पर है भाई। अभी देखो, अभी मैंने इंटेंसिटी क्या रखी तकरीबन सेम, सिर्फ मैंने पोजिशन में क्या की भाई, लेफ्ट या राइट, ठीक है। तो सिमिलरली भाई, अगर मान लिया इसकी वैल्यू, इसकी भाई इंटेंसिटी क्या हो जाए, इसका लैम्डा मैक्स हो ही रही, लेकिन इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरक्रोमिक, क्या भाई, और शिफ्ट नहीं भाई, क्योंकि शिफ्ट होती है पोजीशन में, यहां पर पोजीशन तो कैसे है भाई, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। क्रोम का मतलब क्या होता है, क्रोम गाड़ियां के एलॉय के क्रोम लगा है, वो वाला क्रोम नहीं भाई, हालांकि क्रोम का मतलब कलर, क्या भाई, तो अगर मान ले भाई ये एब्जॉर्प्शन बैंड इंटेंस होएगा, तो कलर क्या होगा, डिपन होएगा ना भाई, कलर भाई डीप हो जाएगा, इजंट इट। तो सेम बात है, तो अगर कलर, अगर एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी बढ़ जाए, इसको बोलेंगे हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, कलर को गहरा करने वाला इफेक्ट, इजंट इट। और अगर भाई किसी वजह से इसकी इंटेंसिटी घट जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, क्या भाई, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। नहीं आपको भाई, तो सिंपल सी बात, तो हम क्या बोलेंगे, तो इस पूरे को हम बताओ भाई कैसे समराइज कर सकते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, क्या आप इसको भाई ऐसे समराइज नहीं कर सकते क्या, कि मान लिया ये कोई बैंड है, अगर ये यहां जाए तो रेड शिफ्ट, यहां जाए ब्लू शिफ्ट, ऊपर जाए हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, नीचे आए हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, सिंपल। अब आमतौर पे क्या होता है, जो रेड शिफ्ट होती है ना भाई, क्या वो हाइपरक्रोमिक इफेक्ट साथ में लेके आती है, और जो ब्लू शिफ्ट वो क्या लेके आती है, तकरीबन केसेस में हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट, ओके। अरे बोलो भाई, ओके। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई, अब हमें क्या पढ़ना है, ये भी हो गया भाई, है ना, पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ बैंड्स। अब क्या है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स। अरे भाई, अरे इसमें मैंने ये बात आपको बताना भूल गया था भाई, अरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, भाई एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स, क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम। तो क्रोमोफोर क्या होते हैं भाई, आप ये बताओ, जो ये ट्रांजिशन है वो तो कहाँ से आती है,
भाई पाई टू पाई स्टार, भाई हमारे काम की ट्रांजिशन कौन सी है, पाई टू पाई स्टार या एन टू पाई स्टार, इजंट इट। तो क्योंकि यही कहाँ एब्जॉर्ब करती हैं, बोलो भाई, कि यूवी विजिबल में एब्जॉर्ब करने के लिए हमको तकरीबन हम इन्हीं दो ट्रांजिशंस के ऊपर लाइक करते हैं, एन टू पाई स्टार एंड पाई टू पाई स्टार। तो देखो चाहे एन टू पाई स्टार हो चाहे पाई टू पाई स्टार स्टार तो चाहिएगा भाई, भाई एन टू पाई स्टार हो चाहे पाई टू पाई स्टार हो, भाई पाई स्टार चाहिएगा और पाई स्टार चाहिएगा। तुम्हें क्या चाहिए बताओ भाई, कोई पाई बॉन्ड, बोलो भाई। यानी कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड एब्जॉर्ब करेंगे, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड भाई कलर शो करने की। अब बताओ पहले क्रोमोफोर का मतलब क्या होता है, क्रोमोफोर जो कलर इंपर्ट कर सके, क्या भाई क्रोमोफोर का मीनिंग क्या होता है, जो कलर इंपर्ट कर सके। और कलर इंपर्ट करने के लिए भाई उसे कहाँ एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, यू विजिबल के अंदर, कहाँ पर भाई विजिबल के अंदर। और विजिबल के अंदर कौन सी ट्रांजिशन होती है, ये भाई। तो क्रोमोफोर होने के लिए क्या होना चाहिए होता हमारे पास, ये दो ट्रांजिशन होनी क्या है भाई, ऑलमोस्ट क्या है नेसेसरी भाई, इन दो में से कोई एक हो भैया, दोनों, इजंट इट। और ये दोनों कब होंगी, बोलो भाई जब क्या होगा हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड होएगा, बोलो भाई। तो इनके कलर कौन इंपोर्ट कर सकता भाई, कलर कौन इंपोर्ट नहीं, कलर कौन भाई इंपोर्ट कर सकते हैं, बताओ भाई बताओ, जिनमें क्या होगा मल्टीपल बॉन्ड, नहीं समझे बात। तो जिनमें भी क्या होता है मल्टी, वो भाई कैसे एक्ट कर सकते हैं, क्रोमोफोर की तरह, क्या भाई। तो क्रोमोफोर की तरह कौन एक्ट करते हैं, जिनमें क्या होता है मल्टीपल बॉन्ड। नहीं है क्या आपको, आपको कैसे कैसे भाई, भाई क्रोमोफोर की तरह कौन एक्ट करेगा, जिनमें क्या होंगे मल्टीपल डबल बॉन्ड। तो ध्यान रखियो भाई, अगर मैं ये कहूँ एल्कोहल, एल्कोहल एज क्रोमोफोर एक्ट नहीं कर सकता भाई, हालांकि उसके पास क्या है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बोलो भाई क्या बताओ, क्या अमाइड एज क्रोमोफोर एक्ट कर सकता है क्या अमाइड, क्यों भाई, CONH2, CONH2, बोलो भाई बताओ भाई। अरे भाई सिंपल, ये सिंपल वाला अमाइड नहीं, अमीन नहीं भाई, CONH2 तो क्या है हमारे पास, क्या वहां पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं, क्या एसिड क्लोराइड एक्ट कर सकते हैं भाई, बोलो भाई COCl, क्या कीटोन ग्रुप एज एक्ट कर सकता है। तो आपको पता हो भाई कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर सकते हैं एज क्रोमोफोर, और कौन से एक्ट भाई जिनमें डबल बॉन्ड है मल्टीपल बॉन्ड है। क्या NO2 ग्रुप एज क्रोमोफोर एक्ट कर सकता है, NO2 बिल्कुल भाई डबल बॉन्ड है। क्या एनहाइड्राइड एक्ट कर सकता है, बिल्कुल, इसमें क्या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। इथर नहीं भाई, हालांकि आपको वहां पर नॉन बॉन्डिंग तो है, N2 सिग्मा स्टार तो हो जाएगी भाई, पहली बात तो फॉरबिडन है। और क्या पता भाई वो हायर एनर्जी पड़ती हो, क्योंकि सिग्मा स्टार काफी ऊपर आप हो गए, सिग्मा नीचे भाई और N तो ऊपर है, तो फिर भी वो क्या बोलते हैं मेनली कहाँ जाएगी, यूवी में तो जाएगी नहीं बात आपको पहले पड़ी, नहीं समझे आप भाई। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्या पढ़ते हो फंक्शनल ग्रुप्स, उनको आप देख के इजीली ये मालूम कर सकते हो कि इनमें कौन सा एक्ट करेगा एज क्रोमोफोर। बात आपको पहले पड़ गई, क्योंकि जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड, बोलो भाई वो एब्जॉर्ब कर सकता है, वो क्या शो कर सकता है N2 पाई स्टार पाई टू पाई स्टार। और ये दो ट्रांजिशन कहाँ पड़ती हैं, यूवी विजिबल रीजन के अंदर, तो भाई आसानी से क्या करेंगे कलर शो कर जाएंगे। ओके अच्छा एक बताओ क्या होते हैं हमारे पास ऑक्सोक्रोम्स, क्या भाई। अब आपको ऑक्सोक्रोम क्या करते हैं भाई, ऑक्सोक्रोम खुद एब्जॉर्ब नहीं करते, तो खुद ना एब्जॉर्ब करने का मतलब कहीं मल्टीपल बॉन्ड नहीं होने चाहिए भाई। ऑक्सोक्रोम खुद एब्जॉर्ब नहीं करते भाई, तो खुद एब्जॉर्ब ना करते इसका मतलब क्या है कि उनमें क्या नहीं मल्टीपल बॉन्ड नहीं। तो मल्टीपल बॉन्ड वाला क्या निकल आएगा, ऑक्सोक्रोम निकल आएगा भाई। मल्टीपल बॉन्ड वाला तो क्या कहलाएगा क्रोमोफोर, उसके तरफ फेरेगा। तो जिसमें क्या बताओ भाई मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं, लेकिन लोन पेयर है, क्या भाई, क्योंकि ऑक्सोक्रोम का इसका काम क्या होता है कि जब आप इसे किसी क्रोमोफोर से अटैच करते हो, क्या भाई, जब आप इसको किसी भाई क्रोमोफोर से अटैच करते हो तो पता क्या होता है, बोलो भाई। मान लिया आपने NH2 ग्रुप है अपने भाई अटैच कर दिया, तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा कॉन्जुगेशन,
भाई, क्योंकि इसके पास क्या होता है भाई, लोन पेयर। भैया आपको पता है ना, डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन शो कर सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड लोन पेयर से भी क्या शो कर सकता है, कॉन्जुगेशन। और आप आगे पढ़ोगे भाई, कॉन्जुगेशन से पता क्या आता है, कॉन्जुगेशन से एक तो आती है रेड शिफ्ट, क्या आती है, और आपको पता रेड शिफ्ट के साथ फ्री कौन आता है, एक के साथ एक फ्री। भाई रेड शिफ्ट के साथ जनरली क्या फ्री आता है, हाइपर क्रोमिक इफेक्ट। थोड़ा कलर क्या होता है भाई, डीपन होता है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो कॉन्जुगेशन से आप आगे पढ़ोगे कि रेड शिफ्ट आती है, क्या आती है, रेड शिफ्ट। तो साथ में क्या जाता है बताओ, हाइपर क्रोमिक इफेक्ट। यानी कि भाई ये क्या करते हैं, कलर को थोड़ा सा डीप कर देंगे। नहीं मतलब आपको पहले पड़ी, तो बताओ ऑक्सोक्रोम की तरह कनेक्ट करेगा, तो ऑक्सोक्रोम की तरह कनेक्ट करेगा। तो अगर आप, तो ऑक्सोक्रोम का काम क्या होता है, अगर आप इसे कॉन्जुगेशन में अटैच कर देते हो, किसके साथ, किसी क्रोमोफोर के साथ, तो उस क्रोमोफोर का जो एब्जॉर्प्शन होएगा ना, उसको ये डीप कर देगा, इजंट इट। तो बताओ भाई, ऑक्सोक्रोम होने के लिए क्या कंडीशन होती है, इसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मिथाइल क्या कैसे एक्ट करेगा भाई, एज क्रोमोफोर। इसको आप डबल बॉन्ड से जोड़ दो कहीं, क्या फर्क पड़ता है इसको, अरे बोलो भाई। लेकिन अगर मैं NH2 जोड़ दूं तो इसके पास क्या लोन पेयर है, ये लोन पेयर भाई किसमें जाके, कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड से, मल्टीपल बॉन्ड से, और क्या शो कर सकता है, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। नहीं है आपको। सिमिलरली भाई OH, क्या भाई, क्या OH भी एक्ट कर सकता है क्या भाई, क्या OR भी एक्ट कर सकता है, OR, क्या SH, बोलो भाई। तो ये सारे ग्रुप्स जिनमें भी क्या लोन पेयर ऑफ, तो आप ये देखा करो भाई, अगर ग्रुप में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड, तो क्या है वो, तो भाई मल्टीपल बॉन्ड वाला ग्रुप तो क्या होगा, एज क्रोमोफोर एक्ट करेगा, और लोन पेयर वाला ऑक्सोक्रोम की तरह। आगे आपको ठीक है। तो भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, अरे क्या था, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड। तो भाई अब आप थोड़ा नहीं है, ये देखो भाई, सॉल्वेंट किस तरीके से प्रभावित करता है, बताओ भाई, एब्जॉर्प्शन बैंड की पोजीशन को। ठीक है बात भाई, सॉल्वेंट से एब्जॉर्प्शन बैंड की पोजीशन पे क्या असर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले मतलब क्या पढ़ते हैं, N2 पाई स्टार। पहले आप क्या पढ़ो, आप एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन आप कंसिडर कर लें, बताओ कौन सी। मान लिया आपने कंसिडर कर ली N2 पाई स्टार, तो यहां आप क्या मानो N, और यहां आप क्या मानो पाई स्टार, यहां आप क्या मानो भाई, और ये मानो भाई एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में N2 पाई स्टार कहां होती है, यहां पर होती है। अरे बोलो भाई, N2 पाई स्टार में एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन भाई यहां पर होती है, तो बैंड यहां पर आएगा ना। ठीक है, तो मान लो इसका बताओ बैंड कहां पर आ गया, इसका बैंड आ गया, ये आ गया इसका बैंड भाई, इजंट इट। ठीक है, ओके। अब आप मुझे बताओ भाई कि इसका बैंड आ गया यहां पर। अच्छा बताओ, अगर मान लिया आप भाई क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाते हो, सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाते हो, तो उससे बताओ फिर क्या होता है। तो सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाने पर जो नॉन बॉन्डिंग क्या होता है ऑर्बिटल, वो ज्यादा क्या होता है, स्टेबलाइज। मैं आपको बताऊं भाई, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो नॉन बॉन्डिंग क्या करता भाई, ज्यादा इंटरेक्ट करता किससे, सॉल्वेंट की पोलैरिटी के साथ। अरे बोलो भाई, तो जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतना ज्यादा क्या आएगा, स्टेबलाइजेशन। नहीं बता आपको पहले बड़ी भाई, जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतना ज्यादा बताओ क्या आएगा। तो आपको बताऊं, N का, पाई का और पाई स्टार का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करने का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा कौन करता है इंटरेक्ट, नॉन बॉन्डिंग, उससे कम कौन करता है, पाई, और सबसे कौन करता है, पाई स्टार भाई। नहीं बता आपको पहले पड़ी, सॉरी, अरे सबसे ज्यादा कौन करता है भाई, N, उससे कम बताओ कौन सा, पाई स्टार, और सबसे कम कौन सा, पाई। यानी कि अगर सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाएं तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज तो कौन सा होगा भाई, नॉन बॉन्डिंग क्या होगा, मोस्ट स्टेबलाइज। अरे भाई पोलर चीज, पोलर सॉल्वेंट में पोलर चीज क्या होती है, ज्यादा पोलर क्या होती है, मोस्ट स्टेबल, लेस पोलर क्या होती है, स्टेबलाइज होगी, वो कम स्टेबल होगी, इजंट इट। तो अगर हम सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाएंगे तो नॉन बॉन्डिंग भी क्या होगा, स्टेबलाइज, और पाई स्टार भी क्या होगा, स्टेबलाइज। लेकिन ज्यादा स्टेबलाइज कौन सा होगा आपको,
नॉन बॉन्डिंग। लेकिन भाई ज़्यादा स्टेबलाइज कौन सा होगा? नॉन बॉन्डिंग। और ये क्या होगा? कम स्टेबलाइज। तो ये भी स्टेबलाइज, ये भी स्टेबलाइज भाई। तो गैप क्या हो? तो गैप क्या हो गया? तो भाई अगर मैं कहूँ सोलवेंट पोलैरिटी बढ़ाने पर दोनों ही क्या होते हैं? स्टेबलाइज। नॉन बॉन्डिंग भी और पाई स्टार भी। लेकिन मैं ये बोल दूं कि ज़्यादा स्टेबलाइज तो कौन सा होता है? नॉन बॉन्डिंग। तो गैप बताओ भाई क्या होगा? बढ़ जाएगा ना, इजंट इट? तो आप बताओ भाई, तो गैप हमारे पास क्या गया बताओ? तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या है हमारे पास? तो इनिशियली बैंड बैंड क्या था? कहां पर था? यहां पर था। तो क्या हो जाएगा? हायर एनर्जी पे। हायर एनर्जी मतलब भाई, हायर एनर्जी मतलब हायर वेव नंबर। और हायर वेव नंबर मतलब बोलो भाई, लोअर वेवलेंथ। यानी क्या है ये? ब्लू शिफ्ट। क्या है ये? बोलो भाई। तो ये बैंड जो यहां था ये कहां पर आ जाएगा? सॉल्वेंट पोलैरिटी के बाद। थोड़ा है नहीं आएगा भाई? तो हम क्या बोलेंगे कि N2 पाई स्टार में सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाने पर, तो बताओ भाई सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाने पर N2 पाई स्टार कहां शिफ्ट करती है? हायर एनर्जी या ब्लू शिफ्ट, इजंट इट? अब आप ये बताओ भाई कि हम ये कहें, अच्छा तो इसको और भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आप इसको ऐसे मानो, इलेक्ट्रॉन पहले कहां पर? नॉन बॉन्डिंग में। अगर आप इसको ना समझ पाओ भाई कि इसका इंटरेक्शन का ऑर्डर क्या है, वो क्या होता है भाई? नॉन बॉन्डिंग मोर इंटरेक्ट, पाई स्टार लेस इंटरेक्ट, और सबसे कम पाई। तो आप इसको ऐसे मान सकते हो, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कहाँ है? नॉन बॉन्डिंग में। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भाई? मान लिया हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ ही है, हमारे पास क्या सी डबल बॉन्ड ओ है। तो बताओ भाई, तो नॉन बॉन्डिंग में तो ग्राउंड स्टेट में कहाँ है? नॉन बॉन्डिंग में। और एक्साइटमेंट कहाँ पर है? पाई स्टार में। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है बताओ भाई? एक्सक्लूसिवली किसके पास है वो? ओ के पास। भाई नॉन बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सक्लूसिवली क्या है? एक एटम पास है। भाई यहां पर तो भाई अगर जब इलेक्ट्रॉन कहां पर है? नॉन बॉन्डिंग में, तो आप क्या मानो? मॉलिक्यूल कहां है? ग्राउंड स्टेट में। और जब इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? कहां पर भाई? पाई स्टार में। तो उसकी शेप में अंतर आ जाएगा। क्या भाई? उसके ओवरऑल क्लाउड की शेप में अंतर आ जाएगा। कैसे? पहले बताओ इलेक्ट्रॉन कहां पर है? नॉन बॉन्डिंग में। तो नॉन बॉन्डिंग में अगर वो है तो डेंसिटी कहां है? एक्सक्लूसिवली ओ के पास। तो भाई क्या है? डेंसिटी मोर क्या है? अनसिमेट्रिकल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या भाई? मोर अनसिमेट्रिकल है। तो हम क्या बोलेंगे? क्या होगी स्टेट? ये मोर पोलर। तो क्या होगी भाई? तो ग्राउंड स्टेट क्या होगी? मोर पोलर। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? पाई स्टार में। क्या भाई? जब वो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? कहां पहुंच गया? पाई स्टार में। तो आप ये बताओ भाई, पाई स्टार में जाने पर क्या अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई शेयर नहीं होगी? मोर क्या होगी वो? क्योंकि आपको पता भाई, बॉन्डिंग हो चाहे एंटी बॉन्डिंग, वो क्या होते हैं? शेयर्ड ऑर्बिटल। उनकी डेंसिटी दोनों के ऊपर होती है, इजंट इट? तो अगर इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया बताओ? पाई स्टार में। तो क्या अब उसकी डेंसिटी भाई मोर सिमेट्रिकल नहीं हुई क्या? तो अगर डेंसिटी क्या होगी? मोर सिमेट्रिकल। तो बताओ फिर क्या हो जाएगा भाई? भाई डेंसिटी क्या होगी? मोर सिमेट्रिकल होगी। तो इसको तो ये क्या होगा फिर? लेस पोलर। अरे भाई जितनी ज्यादा डेंसिटी क्या होती है? सिमेट्रिकल, उतना पोलैरिटी क्या होती है? घटती होगी भाई। जितनी ज्यादा डेंसिटी क्या होती है? अनसिमेट्रिकल, उतना क्या होता है? मोर पोलर। तो आप बताओ भाई कि मोर पोलर मॉलिक्यूल कब होएगा? जब इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में है कि पाई स्टार में है? नॉन बॉन्डिंग में तो क्या होगा? मोर पोलर। यहाँ क्या होगा? लेस पोलर। तो आप जब सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाओगे, बोलो भाई, तो ये मोर पोलर स्थिति क्या? लेस पोलर। तो आपको पता दोनों क्या करेंगी? सॉल्वेंट से इंटरेक्ट। तो दोनों क्या करेंगे भाई? दोनों ही स्टेबलाइज होने की ट्राई करेंगी। लेकिन ज्यादा स्टेबलाइज कौन होगी बताओ? मोर पोलर क्या होगी भाई? मोर स्टेबलाइज। लेस पोलर, हालांकि दोनों ही क्या पोलर हैं, दोनों ही क्या भाई? पोलर हैं। लेकिन ज्यादा स्टेबलाइज बताओ भाई कौन होगा यहाँ पर? अरे बोलो भाई, मोर पोलर क्या होगी? मोर स्टेबलाइज। ये क्या होगी? लेस स्टेबलाइज। तो गैप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। तो हम क्या बोलेंगे कि N2 पाई स्टार है। तो हम क्या बोलेंगे कि N2 पाई स्टार क्या करती है बताओ भाई?
सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाने पर क्या होता है, क्या शो करती है, बोलो भाई, ब्लू शिफ्ट, इजंट इट। अरे भाई सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाने पर क्या शो करती है, ब्लू शिफ्ट। तो सॉल्वेंट पोलैरिटी घटाने पर क्या शो करेगी ये, रेड शिफ्ट। सिंपल, ये क्या आपको भाई, अरे बोलो। और सेम पैटर्न किसका होगा, एक और ट्रांजिशन, हालांकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, N2 सिग्मा स्टार भी ऐसे ही बिहेव करेगी भाई, नहीं है क्या आपको, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाने पर ट्रांजिशन कहाँ जाएगी, अरे बोलो भाई, ब्लू शिफ्ट शो करेगी भाई, इजंट इट। अच्छा अब बताओ भाई आप, अब अगर हम ये बोलें कि भाई अगर हमारे पास क्या होती, पाई टू पाई स्टार, अब बताओ भाई पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कैसे बिहेव करेगी, पाई टू पाई स्टार, पाई से पाई स्टार, तो ये बैंड हुई। अब बताओ भाई इनमें ये क्या होगी, मोर पोलर। अब क्यों ये क्या होगी, और ये क्या होगी हमारे पास भाई, लेस पोलर। भाई पाई स्टार को पोलराइज करने का होता है, इजी होता है, तो क्या हमारे पास ये मोर पोलर और लेस पोलर। तो ग्राउंड स्टेट क्या होगी मॉलिक्यूल की, लेस पोलर, ये क्या हमारे पास मोर पोलर। तो अगर आपने यहां पर क्या किया, सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाई, तो यहां पर ज्यादा नीचे कौन आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, पाई स्टार क्या होगा, मोस्ट स्टेबलाइज, यानी एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, मोस्ट स्टेबलाइज, और ये क्या होगी भाई, लेस। तो यहां गैप बताओ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अर्थात हे पार्थ बताओ, हे पार्थ पाई टू पाई स्टार कैसे बिहेव करती है, बोलो भाई। केशव सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाने पर, भाई सॉल्वेंट पोलैरिटी है ना, हे केशव सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाने पर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, बोलो भाई, रेड शिफ्ट शो करेगी, समझ गए बात। और सॉल्वेंट पोलैरिटी घटाने पर ब्लू शिफ्ट। तो बताओ हम क्या बोलेंगे, तो N2 पाई स्टार या N2 सिग्मा स्टार क्या करती हैं, ये तो क्या करती हैं, सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाने क्या करती हैं, ब्लू शिफ्ट, घटाने पर रेड शिफ्ट। और भैया तो क्या करती हैं, तो ध्यान रखो भाई, आप ये देखो भाई, सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाने पर क्या होता है, N2 पाई स्टार तो क्या ब्लू शिफ्ट, और पाई टू पाई स्टार रेड शिफ्ट। तो आप भाई इससे आप आमतौर पे पता करने के लिए N2 पाई स्टार है कि पाई टू पाई स्टार है, हम उनके एप्सिलॉन चेक कर लेते हैं। ज्यादा एप्सिलॉन क्या होगा, पाई टू पाई स्टार, कम एप्सिलॉन क्या होता है। लेकिन अगर मान लिया भाई कंपेयर करने के लिए कुछ और बैंड नहीं है, या भाई मान लिया उनके एप्सिलॉन कंपेरेबल से हैं, तब आप कैसे मालूम कर सकते हो भाई, बताओ। तो आप एक काम करो, आप सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाकर देखो, एक पर्टिकुलर बैंड जहां एक भाई, अरे भाई हमारे पास क्या एक पर्टिकुलर बैंड है, नहीं है क्या, अरे भाई एक पर्टिकुलर बैंड है, आपने किसी कंपाउंड का आपने बैंड ऑब्जर्व कर लिया, भैया क्या इसका कोई एब्जॉर्प्शन बैंड, ये क्या इसका लैम्डा मैक्स, क्या भाई लैम्डा मैक्स, किसी ने कहाँ एब्जॉर्ब किया है। तो ये पता करने के लिए कि भाई ये कहाँ एब्जॉर्ब करे, सॉरी ये कि भाई ये बैंड हमें क्या पता लगे, ये पाई टू पाई स्टार की N2 पाई स्टार है। तो एक तो क्या तरीका है, एप्सिलॉन चेक करके, अगर उससे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली क्या करो बताओ भाई, तो क्या करो सिंपली सॉल्वेंट पोलैरिटी अप कर दो, सॉल्वेंट पोलैरिटी भैया आप इंक्रीज कर दो। अगर ये कहाँ शिफ्ट कर जाए, इस साइड, तो पक्की बात क्या है, ये पाई टू पाई स्टार, क्योंकि रेड शिफ्ट कौन शो करता है, पाई टू पाई स्टार। और अगर ये कहाँ जाए इस साइड, तो पक्की बात क्या है, ये N2 पाई स्टार, नहीं है क्या आपको। और ध्यान रखियो भाई, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है, कि इसकी वजह से जो सारे कलर होते हैं, ठीक है, अभी कोई वाइट कपड़ा है, इसका मतलब वो वाइट, वो जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो यूवी विजिबल रेंज से वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन अगर आप उसके ऊपर को डाई करते हो, तो डाई क्या करते हो, तो उस डाई में क्या होते हैं, क्रोमोफोर्स, क्या होते हैं डाई में, क्या होते हैं क्रोमोफोर्स, जिनमें क्या होते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स, जो कहाँ एब्जॉर्ब करते हैं, विजिबल रीजन में। तो अगर आपने उस कपड़े की ऊपर डाई कर दी, तो जब उसके ऊपर लाइट गिरेगी तो लाइट में से कपड़ा क्या निकालेगा, तो फिर वो कलर, अरे भाई वो क्रोमोफोर क्या निकालेगा, विजिबल रेंज में से कुछ ना कुछ कलर निकाल लेगा। तो भाई अगर विजिबल रेंज में कलर कुछ निकाल लिए गए, तो बचे हुए कलर मिलके वाइट नहीं बना पाएंगे भाई, कुछ और कलर बनाएंगे रिजल्टेंट। इसीलिए क्या होता था भाई,
अलग अलग भाई कलर हमको नजर आते हैं फिर। और अगर कोई भाई कम एब्जॉर्ब करता है तो कलर भी क्या देगा हल्का। ये भाई पक्की बात है। ये जो भाई क्या बोलते हैं, जैसे भाई ये टी शर्ट है, ये क्या है, ये लाइट पिंक कलर की ना, तो पक्की बात भाई इसने क्या किया बताओ, इसने हल्का एब्जॉर्प्शन शो किया है। समझे नहीं, इसके ऊपर जो क्या क्रोम 4 है वो हल्का एब्जॉर्प्शन शो करता है भाई। अगर एब्जॉर्प्शन हल्का है तो कलर भी कैसा है हमारे पास, हल्का आएगा भाई, इजंट इट। और जो क्या होते हैं भाई डार्क कलर, जैसे भाई अरे बिल्कुल कोई क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं गहरा नीला पहन ले भाई, ठीक है, या बिल्कुल क्या बोलते हैं डीप रेड की कोई क्या हो कलर की भाई टी शर्ट हो, डीप रेड कलर हो, या भाई क्या हो बिल्कुल ब्लैक कलर हो, तो ऐसी जो भाई आउटफिट होती है वो ज़्यादा क्या करती है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है। बात आपको पहले पड़ रही भाई। और इस सीजन में क्या होता है, उनमें गर्मी लगती है, बोलते नहीं भाई कि गर्मी में क्या क्या पहनने चाहिए, हल्के कलर। हालांकि भाई जो भाई पहले जो भाई अरे जो भाई पुराने समय में लोगों को, पुराने टाइम पे लोगों को ये नहीं पता था किसकी वजह क्या होती है, लेकिन उनको पता था भाई कि गहरा रंग पहनने पर गर्मी ज़्यादा लगती है और भाई हल्के कलर पहनने पर गर्मी कम लगती है, इजंट इट। ठीक है, ओके। अरे बोलो भैया, अच्छा एक बात और ये आपने पढ़ा होगा ना, और भैया आपने डायग्राम तो आपने पढ़ा होगा कि कौन कहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा, कौन कहाँ पर भाई एब्जॉर्ब करेगा, इजंट इट। अरे भाई कलर व्हील होता है ये मैंने आपको पढ़ा रखा है ना। इसमें क्या होता है, इसमें 10 बॉक्स होते हैं। इसमें कितने बॉक्स, इसमें 10। तो ये क्या है, वी बी जी वाई वाई ओ आर पी, और ये वायलेट था। अब यहाँ कौन है, जी और बी। अब भाई यहां से क्या लिखना शुरू, यहां से 400 से 435, 435 से 400, 435 से 480, और 480 से 500, 490, वेरी गुड, शाबाश। 500, 560, 580, 95, 605, 750। तो भाई ये कलर व्हील होता है जिससे आप एक फौरी आइडिया लगा सकते हो भाई कि रिजल्टेंट कलर कैसे आएगा। तो अगर मान लिया किसी का लैम्डा मैक्स कहाँ बताओ भाई, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मान लिया हमको भाई इमेजिन करो, हमको एक ड्रेस को भाई कैसा कलर अलॉट करना है, बताओ हमको एक ड्रेस को भी कैसा कलर अलॉट करना है, रेड। कैसा भाई, बोलो भाई डीप रेड, ओके, बोलो भाई अगर हल्का रेड या भाई डीप रेड, ठीक है। तो काम करो भाई, तो रेड के अपोजिट कौन है, ब्लूइश ग्रीन। तो ऐसा कंपाउंड देखो जो कहाँ एब्जॉर्ब करता हो, 490 से 500 के आसपास भाई को एब्जॉर्ब करता हो ना, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो अगर भाई अगर वो ने अगर स्पेक्ट्रा किसमें है, वेव नंबर में, पहले किस में कन्वर्ट कर लो, वेवलेंथ में भाई, क्योंकि हमारे पास ये कलर व्हील किस में होता है, वेवलेंथ में। तो अगर वो कोई कहाँ एब्जॉर्ब करता है 490 से 500 की रेंज में भाई, तो ब्लूइश ग्रीन हो गया ना, तो कलर कैसा है ना, अरे कम करो। अच्छा ये क्या, वॉयलेट ब्लू, ग्रीनिश ब्लू, बोलो भाई ब्लूइश ग्रीन, ग्रीन, येलोइश ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल। तो अगर कोई ब्लूइश ग्रीन रीजन में एब्जॉर्ब करता है तो वो कैसा नजर आएगा, रेड। अब तो भाई दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड तो ब्लूइश ग्रीन रीजन में लैम्डा मैक्स है लेकिन हल्का लैम्डा मैक्स, और एक का बताओ क्या भाई, ज्यादा लैम्डा मैक्स। तो पक्की बात, अगर इस कंपाउंड से डाई कर दिया ना, बोलो भाई, तो हल्की रेडिश एक अरे चास सी आएगी, पता हो ना आपको भाई, नहीं पता आपको, अरे चास बोलते हैं इसको ऐसे, ठीक है। और अगर मान लिया भाई इससे डाई कर दिया तो वो इंसान गर्मी में मरेगा, क्योंकि भाई अरे भाई नहीं क्या वो बताओ फिर क्या होगा भाई, डीप रेड कलर है ना। अरे मेरे पास टी शर्ट में उसको पहनता रहता हूँ भाई, अरे वो रेड कलर की भाई, वो कैमरा में भी ऐसी नजर आती है, वीडियोस में भी, इजंट इट। ठीक है, बात आपको पहले पड़ी भाई। तो ध्यान रखियो भाई कि यहाँ से आप ये कर सकते हो भाई, आप यहाँ से ये कर सकते हो प्रेडिक्ट कि कौन सा कलर कैसा अपीयर होएगा। नहीं आपको समझ आया? तो इसका एक फायदा और है, मान लिया हमको कोई भाई हमें कोई और कलर चाहिए, कोई और शेड चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम हमारे पास जो डाई है उस डाई में कुछ ग्रुप्स ऐड करके और उनके लैम्डा मैक्स को कम ज़्यादा
अरे भाई लेफ्ट या राइट हल्का फुल्का शिफ्ट कर लेंगे। अगर भाई गहरा कलर ऐसी है तो उनकी इंटेंसिटी घटा बढ़ा लेंगे। भाई नहीं पता आपको पहले पड़ी। यानी ऐसे डाइज को फाइन ट्यून करते हैं क्या भाई? डाइज को ऐसे आप उनके एब्जॉर्प्शन को फाइन ट्यून कर सकते हो अलग अलग कलर के भाई सॉल्वेंट के जरिए, या भाई अलग अलग कलर के सॉरी जो ग्रुप्स नहीं है उनको अटैच करके, और भाई रिक्वायर्ड कलर हासिल कर सकते हैं, इजंट इट? और भाई और जब तब भी कलर ना मिले तो 2-3 कलर मिला के भाई उनसे डाई कर दे, बताओ ना यार भाई, फिर एक मिक्स कलर आ जाएगा। ओके, तो ध्यान रखो भाई जितनी भी जो ड्रेसेस होती हैं, जितना भैया रे ये जितनी फैशन इंडस्ट्री जो है उनको नहीं पता सारी किसके ऊपर बेस्ड है। N2 पाई स्टार सारी फैशन इंडस्ट्री कहाँ बेस्ड है? नहीं तो सभी क्या पहनते? ब्लैक एंड व्हाइट कलर। भाई नहीं तो सारे इंसान क्या पहनते भाई? ब्लैक एंड व्हाइट कलर, इजंट इट? ये सारी फैशन इंडस्ट्री भाई किस बेस्ड होता है भाई? N2 पाई स्टार, पाई 2 पाई स्टार। ठीक है, किसी को बनना क्या भाई फैशन डिजाइनर? ओके, अब बताओ क्या भाई इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड। अब बताओ लास्ट में क्या है कि कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट होएगा इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड पे? कॉन्जुगेशन का इफेक्ट क्या होएगा भाई? सिंपल बात यह है, अगर आपने मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन आपने बढ़ा दिया, बात नहीं भाई, अगर आपने मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन आपने बढ़ा दिया तो पता क्या होता है? बोलो भाई, रेड शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी फॉर एग्जाम्पल। और वो भाई वो कॉन्जुगेशन आप बढ़ा सकते हो 2 क्रोमोफोर को जोड़ के। क्या भाई याद रखियो, 2 क्रोमोफोर को भी आप कॉन्जुगेशन में रख सकते हो भाई। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक और क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भाई, इनको जोड़ दो। अरे अरे बाकी नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे बोलो भाई, नहीं आएगा आपको? बताओ तो आपने 2, ये भी क्या है क्रोमोफोर, ये भी क्या है क्रोमोफोर। तो कॉन्जुगेशन से बताओ क्या होता है? बोलो भाई, जनरली क्या आती है इससे? सॉरी इसका क्या है हमारे पास? तो कॉन्जुगेशन चाहिए किसका हो? क्रोमोफोर टू क्रोमोफोर हो, या बताओ फिर क्या हो? क्रोमोफोर टू, बोलो भाई ऑक्सोक्रोम हो, क्या हो? क्रोमोफोर टू ऑक्सोक्रोम। कॉन्जुगेशन से बताओ क्या होता है? रेड शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी और थोड़ा इंटेंसिटी में आपको गेन देखने को मिलेगा। आप कहोगे ऐसे कैसे? ऐसे भाई, मान लिया आप एक बिना कॉन्जुगेशन वाला मॉलिक्यूल इमेजिन करो। कौन है हमारे पास? CH2 नहीं है क्या? यहां कितने पाई बॉन्ड है? तो यहां पर एक क्या पाई बॉन्डिंग, एक क्या पाई एंटी बॉन्डिंग। अरे भाई इसके पास क्या है? ये कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो एक कार्बन यहां है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, एक कार्बन यहां है हाइड्रोजन से, सॉरी कार्बन से, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन। तो इसके पास क्या है? एक हाफ फील्ड पीजेड, इसके पास क्या है? हाफ फील्ड पीजेड। इनकी मिक्सिंग हुई, ओवरलैप बोलते ही क्या सेंस आती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मिक्सिंग बोलो भाई, ताकि हम क्या बात कर सकें भाई कि एमओ थ्योरी की। तो ये पीजेड और ये पीजेड मिक्स कर दिए तो क्या बन गया? पाई बाइंडिंग और, बोलो भाई पाई बाइंडिंग और बताओ भाई, पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहां पर कितने? तो 2 एमओस बन गए, पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन कितने थे? इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे पास इसमें? 2। तो दोनों कहां भरे जाएंगे बताओ? H3। तो इसका होमो कौन सा भाई? पाई बॉन्डिंग। ल्यूमो क्या है इसका? पाई एंटी बॉन्डिंग। तो गैप ये होगा ना भी, तो ट्रांजिशन क्या होगी यहां से लेके यहां तक। लेकिन अब अगर मैं इसकी बजाय, अगर मैं इथाइलिन की बजाय सिस ब्यूटाडाइइन, क्या भाई सिस ब्यूटाडाइइन, हम ये कंपाउंड यूज करें इसमें, तो क्या भाई यहां पर क्या है? 4 पीजेड। यहां पर क्या भाई 4 क्या है? कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो हर एक के पास क्या है? एक एक पीजेड। तो 4 पीजेड भाई यहां पर मिक्स नहीं हो क्या? तो भाई यहां पर कितने पीजेड मिक्स होंगे? और 4 में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। तो 4 क्या बनेंगे? एमओज। 2 तो क्या बनेंगे भाई? बॉन्डिंग। और 2 क्या बनेंगे बताओ? एंटी बॉन्डिंग। और ये क्या बताओ भाई? बडबेरी सेंटर। ये क्या है? बोलो भाई ये क्या है? बडबेरी सेंटर। अरे बेरी सेंटर। तो क्या हमारे पास भाई? तो 2 कहां पर आ गए? यहां आ गए। और 2 कहां आ गए? यहां। भाई हुंस रूल, पावली प्रिंसिपल ऑफ बू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहले किन को भरना है?
इनको भरना ना भाई, इजंट इट? तो 2 कहाँ पर आ गए? यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ये एम्प्टी रहेगा भाई। तो ये क्या है? ल्यूमो। ये क्या है? तो भैया बताओ, तो क्या होमो से ल्यूमो का गैप घटा है कि बढ़ा है भाई? तो होमो से ल्यूमो का गैप क्या हो गया? कम हो गया ना। तो अपने आप क्या हो गई? ये क्या नजर आएगा आपको? ब्लू, सॉरी रेड शिफ्ट। भाई ये गैप ये था पहले मोल्यूमो का, अब गैप ये हो गया, तो क्या ये आपके पास भाई रेड शिफ्ट। सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ हमारे पास भाई हेक्साट्राईन होता, हमारे पास कंपाउंड क्या होता भाई? हेक्साट्राईन। ओके, अरे बोलो भाई ये क्या है? हेक्साट्राईन। तो यहाँ पर क्या है? 6 क्या है हमारे पास? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हमारे पास क्या है? 6 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और हर एक के पास क्या? एक pz ऑर्बिटल। तो क्या 6 pz मिक्स होंगे तो कितने एमओस बनेंगे? 6। 3 तो क्या बनेंगे? बॉन्डिंग, और 3 क्या बनता भाई? वेरी गुड, ठीक है भाई। तो ये क्या बताओ भाई? ये पाई 1 बॉन्डिंग, पाई 2 बॉन्डिंग, क्या भाई पाई, और ये क्या बताओ भाई? ये एंटी बॉन्डिंग सर, ठीक है ओके। तो 2 कहाँ आ गए? यहाँ आ गए, 2 यहाँ पर आ गए, और 2 यहाँ आ गए। तो होमो से ल्यूमो गैप क्या और कम नहीं हो गया? तो आपको साफ नजर आता है जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता है। बोलो भाई, तो होमो से ल्यूमो का गैप लगातार कम हो रहा है, तो क्या मिलेगा आपको? रेड शिफ्ट। और भाई रेड शिफ्ट के साथ जनरली क्या फ्री आता है? 20% फ्री। बोलो भाई हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। तो इससे भाई बताओ, इसे बताओ क्या हुआ? थोड़ा कलर भी क्या होता है? डिपन होता है भाई। वो तो क्या होगा हमारे पास? अरे बोलो भाई, और क्या आएगी? रेड शिफ्ट। तुम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेशन बढ़ाने से क्या आएगी? रेड शिफ्ट। तो भाई कॉन्जुगेशन घटाने से क्या आएगी? ब्लू शिफ्ट। आ नहीं आपको ये? मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया भाई। ठीक है, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।